तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि शियोन घर आ जाता है और रोज से पूछता है कि मॉम कहाँ है। तो वो कहती है कि वो मारी का ध्यान रख रही है। मैंने उनसे जगह बदलने के लिए बोला था, लेकिन वो कुछ और समय मारी के साथ रहना चाहती थी। फिर रोज शियोन से कहती है कि मैंने सुना कि तुमने लिथार्जी सिकनेस की ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च शुरू कर दी, क्या मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो शियोन कहता है कि ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, तुम्हारे पास वैसे भी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो तुम हमेशा मेरे साथ स्टीरिया नहीं चल सकती, और वैसे भी मेरे पास 3-3 असिस्टेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोज उदास होकर कहती है कि मेरी फ्रेंड इतनी बुरी हालत में है और फिर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो शियोन कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हारी मेरी मदर की हेल्प करने की वजह से हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया है। तो वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम शियोन और कोल को कहीं जाते हुए देखते हैं। कोल शियोन से कहता है कि हम क्लिनिक जा रहे हैं, ड्यूक ने कहा कि तुम्हें वहां ले जाने से लेथार्जी सिकनेस को ठीक करने के लिए हमें कोई क्लू मिल सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्लिनिक आ जाते हैं और डॉक्टर उनको उन पेशेंट से मिलवाते हैं जिन्हें काफी हल्के सिम्टम्स होते हैं, और हम देखते हैं कि वो पेशेंट्स बोल पा रहे होते हैं। फिर शियोन डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं उसे टच कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शियोन उस पेशेंट को मैजिकल एनर्जी से टच करता है और बताता है कि उसके पास बहुत हल्की सी ही मैजिकल एनर्जी बची है, और जैसा मैंने सोचा शायद लिथार्जी सिकनेस की जड़ मैजिकल एनर्जी की कमी ही है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहां शियोन कोल को पेशेंट को मैजिकल एनर्जी से टच करने को कहता है और बताता है कि वो उनके एक्सपेरिमेंट से अलग है। यहाँ पर वो बस पेशेंट को मैजिकल एनर्जी से टच करेगा जिससे उन्हें हल्की सी गर्माहट फील होगी। तो कोल कहता है कि अगर उनके पास मैजिकल एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब ही क्या है। तो वो बताता है कि अगर उनके पास पहले से ही मैजिकल एनर्जी ना होती तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लिथार्जी सिकनेस के मरीज वो है जिन पर पहले कभी मैजिकल एनर्जी थी, तो ये बेकार नहीं है, कम से कम उनके लिए तो नहीं जिन्हें हल्के सिम्टम्स हैं। तो कोल कहता है कि तुम्हारी सभी बात सेंस बना रही है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहां कोल शियोन को बताता है कि जब तुमने उस पेशेंट को टच किया तो उसकी पल्स हल्की सी बढ़ गई और उसने हल्का सा रिस्पॉन्स भी किया और उसकी आंखों में भी हल्की सी मूवमेंट थी। शियोन बताता है कि जब मैंने उसको मैजिकल एनर्जी से टच किया तो उसकी फिंगर्स भी हल्की सी मूव की। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसका रिएक्शन एक हीलिंग प्रोसेस है या नहीं। तो कोल कहता है कि हम बस ये कर सकते हैं कि लंबे समय तक उन पर नजर बनाए रखे और धीरे धीरे मैजिकल एनर्जी की डोज को बढ़ाए। तो शियोन उससे कहता है कि क्या इसका मतलब तुम मानते हो कि मेरे मेथड सही हैं? तो कोल कहता है कि गलत मत समझो, एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने से शायद कुछ हो सकता है। तभी डॉक्टर वहां आकर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी चेकिंग कैसी गई। तो शियोन कहता है कि हमें काफी कुछ पता चला। तो डॉक्टर हैरान हो जाता है। तो कोल उससे कहता है कि नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला, और शियोन को जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है। फिर कोल बाहर आकर शियोन से कहता है कि मैजिकल एनर्जी और लिथार्जी सिकनेस के ट्रीटमेंट के बारे में किसी से कुछ मत कहना। तो शियोन पूछता है कि ऐसा क्यों। तो कोल उसे बताता है कि डॉक्टर्स लिथार्जी सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अगर तुमने सभी को बताया कि तुमने इलाज ढूंढ लिया है तो मेडिकल कम्युनिटी की नजर तुम पर आ जाएगी। तो शियोन कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि अगर हम गलत तरह से सभी की नजरों में आ गए तो लोग हमारी रिसर्च में दखल दे सकते हैं। फिर शियोन उससे कहता है कि अगर हम लिथार्जी सिकनेस के मरीजों की हेल्प कर पाए तो और कुछ भी मैटर नहीं करता। तो कोल कहता है कि तुम्हारी इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम संभल कर रहना। तुम जब भी किसी से बात करो तो ये जरूर देख लेना कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। खुद को और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मन की बात को आसानी से किसी को भी मत बताना। तो ये सुनकर शियोन कहता है कि कोल तुम एक अच्छे आदमी हो। तो ये सुनकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो शियोन कहता है कि तुम मुझे हेट करते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे ये सब बता रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता है, सही कहा ना, और तुम अपने पेशेंट्स के लिए जितना हो सके उतनी मेहनत करते हो। तो ये सुनकर कोल काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं अपने पेशेंट के बारे में सोचता हूँ, और मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कोई गड़बड़ ना करो क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो शियोन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शियोन को मारी के पास बैठा हुआ देखते हैं और फिर वो मैजिक को गैदर करके मारी को टच करता है और फिर मन में खुद से कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद मत करो, याद करो कि मैजिक को डेवलप करना कैसा था, तुम बस उसी रास्ते पे चल रहे हो। फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ राफीना कोबोल्ड से लड़ रही होती है और ब्रिजिट और शियोन कोबोल्ड्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। शियोन एक बेहोश कोबोल्ड में मैजिक को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करता है। वो धीरे धीरे मैजिक की परसेंटेज को बढ़ा रहा होता है, जैसे 10%, 15%, 20%, 25, 30%। तो हम देखते हैं कि वो कोबोल्ड
थोड़ा थोड़ा तड़पने लगता है। फिर जब शियोन मैजिक को 50% कर देता है तो वो कोबोल्ड मर जाता है और उसका हाथ पूरा जल जाता है। शियोन कहता है कि रेगुलर कोबोल्ड्स और गोब्लिन 30% तक मैजिक को ले सकते हैं, तो इसका मतलब सभी की ताकत के हिसाब से उनके लिए अलग अलग मैजिकल एनर्जी की जरूरत होती है। फिर ब्रिजिट बोलती है कि जब तुम उन पर अपनी मैजिकल एनर्जी को अप्लाई या ट्रांसफ्यूज कर रहे थे तो छोटे से छोटा अमाउंट भी उन्हें जला रहा था, और जैसा तुमने कहा था वो ऐसा ही है जैसे कि वो प्योरीफाई हो रहे हैं। और अगर हम इंसानों पर ज्यादा अमाउंट को टेस्ट करें तो शायद हमें और ज्यादा पता चल सकता है। लेकिन तभी राफीना वहां अगर उनसे पूछती है कि क्या मैं इन सभी को मार सकती हूँ, तो शियोन हाँ कह देता है और राफीना सभी कोबोल्ड्स को मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शियोन को मारी के पास बैठा हुआ देखते हैं। तभी रोज वहां आ जाती है और उसके हाथ में एक छोटे से टब में कुछ ट्राउट्स होती हैं। फिर शियोन उस टब में हाथ डालकर ट्राउट को पकड़कर उन पर मैजिक को अप्लाई करता है और पूरा मैजिक अप्लाई करने पर भी उन्हें कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने जितनी हो सके उतनी मैजिकल एनर्जी रिलीज की लेकिन ट्राउट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो मन में सोचता है कि शायद मॉन्स्टर प्योरीफाई हो सकते हैं लेकिन ट्राउट नहीं, तो ह्यूमंस किस कैटेगरी में आएंगे। और फिर वो कुछ सोचने लगता है। तो रोज कहती है कि तुम्हें मैजिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए एक ह्यूमन सब्जेक्ट चाहिए और मैजिकल एनर्जी वाला एक पर्सन जो अभी तक ठीक हो वो मैं ही हूँ। अगर मैं किसी भी तरह से मारी की हेल्प कर सकूं तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो शियोन रोज को थैंक यू बोलता है और फिर वो रोज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शियोन रोज से कहता है कि अगर सांस लेने में परेशानी हो या कुछ गलत लगे तो मुझे एकदम बता देना, होने वाले चेंजेस को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। शियोन मैजिक को गैदर करके रोज पर अप्लाई करता है लेकिन रोज को कोई दर्द नहीं हो रहा होता बल्कि वो उसको हल्का सा गर्म लग रहा होता है। फिर शियोन 40% मैजिक पर आकर डर से रुक जाता है तो रोज उससे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। तो वो फिर से स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे अपना पूरा मैजिक उस पर अप्लाई कर देता है लेकिन उससे रोज को कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि अपने हाईएस्ट मैजिक को टेम्परेरीली ट्रांसफ्यूज करने से जिनके पास खुद की मैजिकल एनर्जी नहीं है उन्हें कोई हार्म नहीं होता। इसके बाद मैं मैजिकल एनर्जी के एक छोटे अमाउंट को 10 मिनट के लिए ट्रांसफ्यूज करने का ट्राई करूंगा। तो रोज कहती है ठीक है। शियोन कहते हैं कि अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे एकदम बता देना। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बता दूंगी। तो शियोन कहता है कि लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि मारी के साथ जो हुआ उसके बाद अगर तुम्हें कुछ हो गया। तो रोज कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर शियोन कहता है कि नेक्स्ट टाइम डॉक्टर कोल भी हमारे साथ होगा, अगर एक्सपर्ट्स हमारे साथ होगा तो शायद हमें कुछ और पता चल सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स लाइटनिंग लैंप को एक गाड़ी में भरकर ले जा रहे होते हैं। तो शियोन कहता है कि उस रात को बीते 1 महीना हो गया है, शायद उन्हें लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है। तो कोल कहता है कि लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो रैथ मॉन्स्टर दोबारा आएगा और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लाइटनिंग लैंप काम करेंगे। तो ये सुनकर राफीना अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे कहती है कि अभी तुमने क्या ऑब्जर्व किया, शियोन की ही वजह से हमारे पास उस रैथ मॉन्स्टर से बचने का कोई तरीका है, तुमने देखा कि उसने क्या अकम्प्लिश किया है और फिर भी तुम उस पर भरोसा नहीं करते। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेथार्जी सिकनेस की रिसर्च सिर्फ शियोन की वजह से ही आगे बढ़ रही है। तो वो शांत हो जाती है और कहती है कि अगर तुम समझ गए तो ठीक है। फिर शियोन ब्रिजिट से पूछता है कि बाकी जगहों पर उन मॉन्स्टर्स का क्या हाल है। तो वो कहती है कि सभी जगह सिचुएशन सेम है, कोई भी नई मॉन्स्टर्स नहीं दिखाई दिए हैं। तो वो कहता है कि तो इस एरिया में सिर्फ रैथ ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों। तो ब्रिजिट कहती है कि शायद रैथ लैग्राह वॉर के बाद आया हो। तो वो पूछता है कि ये लैग्राह वॉर क्या है। तो राफीना उसे बताती है कि हजारों साल पहले सभी नेशंस ने मिलकर डीमन से फाइट की थी, वो एक लेजेंडरी वॉर थी। शियोन उससे पूछता है तो इसमें लैग्राह वर्ड का क्या मतलब है। तो वो ब्रिजिट से कहती है कि तुम इसे एक्सप्लेन कर दो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी। तो ब्रिजिट बताती है कि इस बारे में काफी ओपिनियंस है, जैसे कि वो किसी ऐसे पर्सन का नाम हो सकता है जिसने उस वॉर में सभी कंट्रीज को लीड किया हो और शायद किसी तबाह हो चुके देश का नाम। फिर नेक्स्ट सीन में हम ड्यूक बाल्फ को कुछ लिखते हुए देखते हैं और वो बताते हैं कि ये समरी है कि हमने लेथार्जी सिकनेस और उस नए मॉन्स्टर के बारे में क्या ढूंढा। डे 90 हल्के सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को मैजिकल एनर्जी ट्रांसफ्यूज की गई और उसके रिजल्ट में आंखें झपकना, रिफ्लेक्सेस यानी कि हल्की मूवमेंट, फिंगर्स में कपकपाहट और माउथ में मूवमेंट देखी गई। ये काफी बड़ी प्रोग्रेस है। डे 135 पर यह कंफर्म हो गया कि ज्यादा मैजिकल एनर्जी ट्रांसफ्यूज करने से लेथार्जी सिकनेस होती है। तो ये पॉसिबल है कि ये बीमारी मैजिकल एनर्जी की कमी नहीं बल्कि काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी के संपर्क में आने का रिएक्शन है। धीरे धीरे लोग इनविजिबल मॉन्स्टर के बारे में भूल गए और लाइटनिंग लैंप बनाने का काम मेरे ऑर्डर्स पर चलता रहा। डे 201 पर यह कंफर्म हुआ कि किसी दूसरे से मैजिकल एनर्जी रिसीव करने पर खुद की मैजिकल एनर्जी अपनी जगह से हट जाती है। डे 209 शियोन की मैजिकल एनर्जी काफी कम हो गई और वो अपनी मैजिकल कैपेसिटी
कैपेसिटी को बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहा है। डे 350 पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और इसी तरह हम देखते हैं कि डे 380, 400, 440, 562 पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। वो कहते हैं कि अब हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि शियोन कोई रिजल्ट लाए और हमें रैथ के होने का कोई सबूत नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो लैग्राह वॉर का नतीजा है, लेकिन उसका भी कोई सबूत नहीं मिला। और फिर नेक्स्ट सीन में हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शियोन मारी के पास बैठा हुआ होता है और कहता है कि काफी समय बीत गया और अब मैं 12 साल का हूँ। फिर हम देखते हैं कि शियोन पेशेंट के पास होता है और वो पेशेंट मुस्कुराने लगता है, तो उसकी वाइफ शियोन को थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोल शियोन के पास आकर उससे कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम सही से नींद ले रहे हो? तो वह कहता है हाँ, और मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ और खाना भी खा रहा हूँ। फिर कोल कहता है कि सारा बोझ अकेले मत उठाओ, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो शियोन कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये मुझे डरा रहा है। तो वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम्हारी चिंता करने वाले से तुम इस तरह बात करते हो? तो शियोन कहता है कि मैं ठीक हूँ और थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शियोन अपने घर आ जाता है और राफिना और ब्रिजिट वहां उसका वेट कर रही होती है। फिर शियोन घर के अंदर आ जाता है और रोज भी वहां होती है। तभी गावेन और ग्रास्ट भी वहां आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सभी खाना खा रहे होते हैं। फिर गावेन शियोन से कहता है कि तुम कुछ समय के लिए आराम कर लो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं थका हुआ हूँ, बस मेरे पास ज्यादा मैजिकल एनर्जी नहीं बची। तो गावेन कहता है कि तुम्हारी मदर और मैंने इस बारे में डिस्कशन किया है, चीजें जैसे चल रही हैं, तुम मारी को हील करने से पहले खुद ही बीमार हो जाओगे। तो राफिना कहती है कि पिछले 2 सालों में तुमने अपना हर दिन लिथार्जी सिकनेस की रिसर्च करने में दे दिया। तो वो कहते हैं कि कोल ने भी मुझसे यही पूछा था, लेकिन मैं ठीक हूँ। गावेन कहता है कि तुमने लंबे समय तक काफी हार्ड वर्क किया है, तुमने जितना कर लिया तुम्हें उससे ज्यादा करने की और जरूरत नहीं है। तभी एमा भी कहती है कि तुमने काफी कुछ किया है, तो तुम्हें और करने की जरूरत नहीं है। तभी गावेन और एमा शियोन को जाकर गले लगा लेते हैं और गावेन उससे कहता है कि हम तुम पर कुछ ज्यादा ही रिलाई कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें खुद को रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। एमा कहती है कि हमें माफ कर दो, ये तुम्हारे लिए काफी पेनफुल होगा। तो शियोन कहता है कि ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और शियोन से कहते हैं कि तुम्हें हमारी फीलिंग्स के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। ये सच है कि मैं मारी को ठीक करना चाहता हूँ और उसके बारे में हर दिन सोचता हूँ, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं और मैं समझता हूँ कि आराम भी इम्पोर्टेंट है। तो गाविन उससे पूछता है कि तो क्या ये तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं है? तो वो कहते हैं कि नहीं, जरा इसके बारे में सोचो, मैं मैजिक को तब से रिसर्च कर रहा हूँ जब मुझे पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करता है, और फिर मैंने उसे ढूंढकर डेवलप किया। उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है और ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं है, ये वो है जो मैं चाहता हूँ। गाविन उससे कहता है कि मैं समझ गया कि तुम कैसा फील करते हो, और गाविन और एमा उसे गले लगाकर थैंक यू बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम शियोन को मारी के पास देखते हैं। तभी उसे आसमान में एक रेड लाइट दिखती है, तो वो एक लैंप को मारी के पास रखता है और एक लैंप को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी उसे रोज मिलती है, तो वो उससे मारी और एमा को प्रोटेक्ट करने के लिए कहकर बाहर चले जाता है और देखता है कि वो वही उस रात वाली रेड लाइट होती है। फिर हम आसमान में काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 9 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।